तो ग्राफ्स देख रहे थे ना, ग्राफ्स में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक्सीलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज इन सेकेंड्स। ये ग्राफ दिया हुआ है। सो हमें रिस्पेक्टिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है इसके करस्पॉन्डिंग। ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड इट इज़ गिवन दैट वेलोसिटी वाज 0 इनिशियली। जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट से शुरू हो रहा है पार्टिकल। इसके करस्पॉन्डिंग हमें वेलोसिटी ग्राफ बनाना है। ग्राफ से हमें या तो स्लोप की इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है या तो एरिया अंडर कर्व की ढूंढनी है। तो ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। dA/dt कुछ नहीं देता, स्लोप इसका कुछ नहीं देगा क्योंकि वो मीटर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। लेकिन इसका जो एरिया अंडर कर्व है ADT वो देगा चेंज इन वेलोसिटी, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक्सिस बना सकते हैं। और ये बात तो समझ में आ ही रही है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है वेलोसिटी भी 0 है। इसका मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होगी, ये मतलब ये ग्राफ के हिस्से में आएगा पॉइंट, यहाँ से शुरू होगा सब। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ होता है। इसका जो स्लोप है वो ये ग्राफ है। इसका मतलब 0 से 2 में कांस्टेंट स्लोप है उस ग्राफ का, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन टाइम 0 से 2 में एक कांस्टेंट वैल्यू है 2। तो इसका मतलब उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक अपन ने बना दी स्ट्रेट लाइन। अब उसका स्लोप क्या होगा वो सब क्वांटिटेटिवली छोड़ दो, मतलब कि ऐसी बनेगी कि ऐसी बनेगी, बट सीधी बनेगी। रैंडमली अपन ने कुछ भी, द एंगल इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया है ये क्या देगा, 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, क्योंकि इसका एरिया अंडर कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो ये कुछ नहीं, एक रेक्टेंगल है ना, बेस इंटू हाइट 2 × 2, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है इसका। मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 4। शुरुआत में कितनी थी वेलोसिटी, 0, तो 2 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी, 4। फिर उसके बाद 2 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन 0 हो गया। 2 से 4 सेकेंड तक एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 का क्या मतलब है, एक्सीलरेशन 0 का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो 4 की वेलोसिटी तो 4 से ही चलता रहेगा, तो ऐसी बन जाएगी कहाँ तक, 4 तक। उसके बाद ये नेगेटिव हो गया एक्सीलरेशन,
तो एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी अब कम होगी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा वो ये एरिया बता देगा। ये एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो नहीं करना है, ट्रायंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल है, तो 2 × 2 4, तो मतलब 4 से घट के 4 और घट जाएगी 4 से, तो 4 से 4 घट जाएगी तो कितनी बचेगी, 0, मतलब ये 0 पे उतर जाएगी फाइनली। तो ये बन गया करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम का। आ रहा है समझ में? हाँ, 6 सेकेंड्स पर ये उतर गया। ठीक है, वेक्टर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी रिलेटिव वेलोसिटी, उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वो असल में यहीं पे काम आती है ना, रिलेटिव मोशन, नॉट जस्ट वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन। सारी चीज़ों के रिलेटिव क्वांटिटीज़ देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, रिलेटिव एक्सीलरेशन देखेंगे। किसी को याद है क्या करते थे रिलेटिव निकालने के लिए? किसी को भी फिर भी याद है कुछ हल्का फुल्का? हाँ हाँ, तो मैथमेटिकली क्या करते थे, मतलब कुछ अपन जैसे 2 वेक्टर बना देते थे, एक के रिलेटिव दूसरे को लिखना था तो कैसे करते थे? हाँ मतलब दो ऐसे वेक्टर्स हैं, मतलब ये तो अपन ने मैथमेटिकली लिख दिया, 2 ऐसे वेक्टर्स हैं, मान लो ये है v1, ये है v2, तो जैसे इसके रिलेटिव इसको देखना है तो कुछ क्या करते थे? इसमें ये लिखो सब मत, अपन कुछ बनाते थे ना, कुछ ड्रॉ करते थे, पैरेललोग्राम से तो एडिशन निकालते थे। ठीक है, तुम्हें याद है? नहीं है, गजनी हो गया यार तुम सब लोग। देखो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम से देखें तो कोई जो चीज़ चल रही है वो रुकी हुई हो सकती है, जो चलती हुई चीज़ है वो रुक सकती है या तेज चल सकती है, धीरे चल सकती है। तो इसमें एक मैथमेटिकल टूल बताया था, डायरेक्ट वेक्टोरिकली आते हैं अपन, वी हैव टू फाइंड वेक्टर 1 विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर 2। तो दिस इज मैथमेटिकली v1 माइनस v2, रट लो इसको। ठीक है, तो क्या करते थे, लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ये v1 और ये दूसरा वेक्टर है v2। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो वेक्टर 1 विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर 2 हो, रिलेटिव टू वेक्टर 2। तो वेक्टर 2 को हमें 0 करना पड़ता था। ठीक है, ये 0 हो गया। कैसे 0 हुआ? मैथमेटिकली हमने इसमें अपोजिट जोड़ दिया। तो अब ये जोड़ा है तो दुनिया के हर वेक्टर में ये जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि अब इसके रेफरेंस फ्रेम से दिख रही हैं चीज़ें। ठीक है, सो दिस वेक्टर सम, इनका जो वेक्टर सम आएगा इन दोनों वेक्टर्स का, ये होगा v1 माइनस v2, मतलब v ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू v ऑफ 2। ये याद रखना है, अपन पढ़ रहे हैं क्लास में क्योंकि याद रखने के लिए। नोट्स रिवाइज किया करो तुम लोग, बहुत टाइम पास कर दो तुम, काम की चीज़ करो। अपन यहाँ पे पर्पस क्या अपने बैठने का,
बैठने का पर्पस है कि अपन कुछ सीख के जाए यहाँ से। अगर बहता पानी है कि बह ही रहा है कि अभी बताया फिर भूल जाओगे, अभी बताया फिर भूल जाओगे, तो कोई मतलब ही नहीं, पर्पस ही नहीं सॉल्व हो रहा अपना। कंसंट्रेशन लगाया करो और फालतू की बातें दिन भर मत किया करो। दिन भर फालतू की बातें करोगे तो दिमाग में पढ़ाई की चीज़ें नहीं घूमेंगी और सब भूल जाओगे सब। तुम शांत रखो दिमाग को, शांत चित्त बोलते हैं ना, जैसे चित्त को शांत रखो अपने। तो लिखो एक क्वेश्चन, कार ए हैज़ एन एक्सेलरेशन, कार ए हैज़ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट, एंड कार बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ, due north. So what is the acceleration of car B? What is the acceleration of car B with respect to car A? What is the acceleration of car B with respect to car A? Car A has an acceleration of 2 meter per second square due east, and car B 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बी का एक्सीलरेशन है नॉर्थ की तरफ। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए? कार बी का एक्सीलरेशन क्या होगा कार बी के रिस्पेक्ट में? तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट, ये वेस्ट। लिखा है पहले वाला एक्सीलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो ये हो गया अपना A1 इस तरफ हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर लिखा हुआ है कि नॉर्थ की तरफ है दूसरा वाला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 इधर लगा दो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ कार B विथ रिस्पेक्ट टू कार A, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बताना। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू ये बताना, किसको रोकना पड़ेगा, A1 को या A2 को? 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है तो 1 के रिस्पेक्ट में रोकना पड़ेगा क्योंकि रेफरेंस फ्रेम 1 है, तो रोक दिया 1 को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐड करके। अब ऐसा करने से इसमें भी जुड़ेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब यहाँ जोड़ देते हैं ऐसा, इतना ही इसमें जुड़ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इसका और इसका वेक्टर सम विल बी A2 माइनस A1। ये होगा A2 माइनस A1, ये A2 है और ये माइनस A1 है, तो दिस इज A2 माइनस A1। ठीक है, तो अब आंसर कैसे लिखें? तो इसके लिए हमें ज्योमेट्रिकली ऐसा देखना पड़ेगा कि इसका मैग्नीट्यूड तो आएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, हाइपोटेन्यूस है ये, तो 4 प्लस 16 का अंडर रूट 20 यानी कि 2√5। और डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करें, ये वाला निकाल लेते हैं। लेट्स से दिस इज थीटा, तो tan थीटा इज 2/4 यानी कि 1/2। tan थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/4 1/2, तो थीटा एंगल इज नथिंग बट tan इनवर्स 1/2। तो ऐसे लिखेंगे 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है,
नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं या वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या टेन थीटा मतलब तुम कैसे बताओगे कि फिर किस तरफ मार्क करें? मैथमेटिकल अधूरी इक्वेशन हो जाएगी अगर हमने बस मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिया तो टेन थीटा निकालना ज़रूरी है, नहीं तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, है ना। वेस्ट ऑफ नॉर्थ जैसे नॉर्थ पे खड़े हो गए, वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ऑफ का मतलब होता है कि उसका नॉर्थ का वेस्ट, तो नॉर्थ पे खड़े हो गए। अब किधर बोला उसने? वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसलिए वेस्ट जाना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल देता तो इधर जाना होता। अच्छा, तुम इसको एकदम वैसा समझ रहे हो, वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब कि एकदम 45 डिग्री, ये समझ रहे हो क्या तुम कि एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए अगर वो लिख दिया तो? अरे गधो, चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने ऐसा लड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने कहा लो भाई ये एक्सीलरेशन है, बनाओ कहाँ बनाओगे? तो मैंने ये लिया एक्सेस, मैंने कहा ये ले, ये बन गया। तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो क्या डाउट क्या आ रहा है तुम लोगों को? हाँ तो वेस्ट ऑफ, देख बेटा वेस्ट ऑफ नॉर्थ तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस एक्सिस में सब पढ़ने वाले वेस्ट ऑफ नॉर्थ हैं, इसलिए थीटा निकालना पड़ेगा। आगे समझ में? हाँ तो ये थीटा कैसे निकालेंगे? इसको कुछ नहीं, ऐसे ही रिपोर्ट कर देंगे। नहीं सर, थीटा निकाल लिया अपन। हाँ तो इससे ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या रिलेशन? खड़े हो जाओ भाई तो हाँ मैं तो समझा रहा हूँ। मतलब तेरा डाउट जो मुझे समझ में आ रहा है, तेरा बस ये डाउट है ना थीटा क्यों निकालना है, मतलब फ़ायदा क्या है थीटा निकालने? अगर नहीं निकालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यही क्वेश्चन है ना। तो मैं तुझसे ये बोल रहा हूँ कि ले मैंने तेरे को ये रिप्रेजेंट कर दिया, 2√5 का एक्सीलरेशन है, अब तू बनाएगा कैसे इसको? कुछ तू ऐसा भी बना सकता है उसे, इतनी लंबाई का यहाँ भी बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है। तो थीटा चाहिए ना कि नहीं चाहिए? क्या ये तुम्हारा भी डाउट है? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कार A एंड कार B स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली। कार A एंड कार B start moving simultaneously in the same direction, along the line joining them, in the same direction along the line joining them, full stop. Car A moves with a constant acceleration. Car A moves with a constant acceleration. A is equals to 4 meter per second square. A is equals to 4 meter per second square. While car B moves with a constant velocity, V is equals to 1 meter per second. While car B moves with a constant velocity, V is equals to 1 meter per second. At time t equal to 0, car A is 10 meter behind car B. Car A is 10 meter
behind car B. So find the time when car A overtakes car B. When car A overtakes car B. बी का एक्सेलरेशन शुरुआत में बी का एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो देखो वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। कार ए एंड कार बी स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। कार ए है और एक कार बी है, दोनों साइमल्टेनियसली मूव करना शुरू करी। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक जगह से नहीं, एक साथ, मतलब समय, एक ही समय पर, इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देम। तो लेट्स से कार ए यहाँ पर है, कार बी यहाँ पर है, तो इनकी लाइन ज्वाइन कर रही है ये वाली, तो इसी के अलॉन्ग सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है दोनों। जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के अलॉन्ग सेम डायरेक्शन में। कार ए मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन है कार ए का, इसको बोल देते हैं ए, इट इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाइल कार बी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। कार बी की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो है 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। ये इन्फॉर्मेशन हमने तुरंत क्लिक कर ली, ठीक है, ये क्लिक्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एट टाइम t इक्वल टू 0 कार ए इज़ 10 मीटर बिहाइंड कार बी। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर जो ये दोनों कार हैं ये 10 मीटर के दूरी पर है और ए बिहाइंड है, तो हमने ए को बिहाइंड ही बनाया। तो फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी। ऐसा टाइम बताना है जब कार ए इसको ओवरटेक कर ले, ठीक है। ठीक है, तो बताओ। तो ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, लेकिन इसकी तो हमेशा ही 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो दो तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका कि हम एक इक्वेशन लगा दें, लेट्स से ये यहाँ तक पहुँची है, कहीं यहाँ पे ओवरटेक हुआ है, तो हम इसके लिए अलग इक्वेशन लगा दें, बी वाले के लिए, और ए वाले के लिए अलग इक्वेशन लगा दें, और टाइम फ्रेम में बराबर कर दें, क्योंकि सेम टाइम में पहुँचेंगी वहाँ तक, तो फिर ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, है ना। टाइम पूछा है, डिस्टेंस पूछा है? टाइम पूछा है, तो टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक अप्रोच है। क्यों हेक्टिक अप्रोच? क्योंकि दो इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। अगर इसको रिलेटिव से सॉल्व करें तो आसानी से हो जाएगा। तो वी विल सॉल्व इट विद रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करेंगे। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, यहाँ तो एक्सीलरेशन भी आएगा। तो देखना, इसको अपन रेस्ट पे लेके आ जाते हैं। इसको रेस्ट पे लेके आ गए तो ये 1 मीटर पर सेकेंड इधर जुड़ गई वेलोसिटी, और इसमें भी जोड़नी पड़ेगी 1 मीटर पर सेकेंड, और ये आ चुका है अब रेस्ट पे। इट इज़ लाइक इसके रेफरेंस फ्रेम से सब कुछ देखा जा रहा है। तो ओवरटेक वाली सिचुएशन कब बनेगी अब? कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। ये बात समझ में आ रही है? ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ये तो रेस्ट पे है इस रेफरेंस फ्रेम में। असलियत में तो चल रहा होगा, लेकिन हमारे रेफरेंस फ्रेम में जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये ओवरटेक हो जाएगा।
तो अब हमें केवल इसकी स्टडी के लिए इक्वेशन इस पे लगानी है, केवल वो आ चुका है रेस्ट पे। तो इसके सारे पैरामीटर्स देख लो, उस वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स मान लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी -1, और एक्सेलरेशन क्या है इसका 4 + 4 उस तरफ है, और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है इसे यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर्स। तो बस लगा देंगे वो वाली इक्वेशन, s = ut + ½ at²। तो s यहाँ पे 10 है, u क्या है यहाँ पे, अच्छा s पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, s पॉजिटिव ही होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा है, उस तरफ डंडा है उसका। तो 10 = u, u is -1 टाइम दैट वी हैव टू कैलकुलेट +½ एक्सेलरेशन इज़ 4 and t²। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो एक t आ रहा है माइनस को, जिसको डिस्कार्ड कर देंगे, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, और एक आ रहा है 5/2। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो 5/2 सेकेंड्स पे पहुंच जाएगी, ओवरटेक कर लेगी उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2 ships A and B are 100 km apart. 2 ships A and B are 100 km apart on a line running south to north, on a line running south to north, full stop. Ship A farther north is streaming west. Ship A farther north is streaming west at 20 km/h. At 20 km/h. And ship B is streaming north. And ship B is streaming north at 20 km/h. At 20 km/h. Ship B is streaming north at 20 km/h. So what is their distance of closest approach? What is their distance of closest approach? And how long do they take to reach it? And how long do they take? कहाँ जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है एक। हाँ, तो how long will it take to reach it? तो फिज़िक्स के हर क्वेश्चन की महिमा पहले इंग्लिश में होती है। हम इंग्लिश से पहले सिचुएशन बना लें, आधा काम वही हो जाता है सिचुएशन बना के। तो
इसमें थोड़े से पोएटिक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इस क्वेश्चन में कि फार्दर नॉर्थ, ऐसा कुछ लिखा है, फार्देस्ट नॉर्थ। उन सब का मतलब समझ के बनाना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है 2 ships A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ वाली लाइन मान लो सपोज ये है नॉर्थ साउथ, तो इस पे रन कर रहा है। शिप ए फार्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट। अब शिप ए फार्दर नॉर्थ, इसका मतलब शिप ए थोड़ा ज़्यादा नॉर्थ में है, मतलब कि शिप ए अगर यहाँ पर है तो शिप भी थोड़ा नीचे होगा। और शिप ए किधर जा रहा है? शिप ए जा रहा है वेस्ट की तरफ, मतलब इस तरफ, ठीक है। इन दोनों के बीच में दूरी है 100 किलोमीटर। शिप ए जा रहा है वेस्ट में और शिप बी जा रहा है नॉर्थ में, मतलब ये जा रहा है नॉर्थ में। शिप ए जा रहा है वेस्ट में और ये जा रहा है नॉर्थ में। दोनों की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज़ देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच इट। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो शुरुआत में ये इस तरफ जा रहा है और ये थोड़ा सा इसकी तरफ जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे ये दूर जाते जाएंगे। पहले तो एक दूसरे के थोड़े करीब जा रहे हैं देखो, लेकिन जब समय गुजर जाएगा तो फिर दूर हो जाएंगे ये। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये क्लोजेस्ट होंगे, वो बताना है हमें। तो सोचो क्या कर सकते हैं। तो रिलेटिव लगाएंगे इसमें, क्योंकि अगर दो में सॉल्व करने जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो रिलेटिव लगा देंगे। तो किसी एक को स्टॉप कर देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। हाँ, स्टॉप हो गया ये 20 किलोमीटर पर आवर हमने इधर जोड़ दिया। और ये इधर भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं अब हम, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये तो आ गया रेस्ट पे, दिस इज एट रेस्ट। लेकिन ये कैसा जाएगा? ये जाएगा ऐसा। ये बात समझ में आई? ये एकदम ऐसा जाएगा। अच्छा, एकदम 45 पे क्यों जाएगा? क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 20 है, वाई मतलब एक्स कंपोनेंट भी 20 है, वाई कंपोनेंट भी 20 है। तो एकदम ऐसा जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ज्योमेट्री से ही कर देंगे इसे। तो हम ये कितना एंगल है? 45 डिग्री। ये 90 डिग्री। तो ये कितना? ये भी 45। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखनी है तो तुम कॉमन सेंस से सोचो। परपेंडिकुलर, कॉमन सेंस से इस परपेंडिकुलर पे जब ये यहाँ पर होगा, इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे, तब ये क्लोजेस्ट होगा। उससे हर केस में थोड़ा सा दूरी होगा। तो ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस ही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री खींच के डाल दिया तो ये भी 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। और ये 100 दिया हुआ है, दिस इज़ 100, दिस इज़ 100। तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर होंगे। ये कैसे x हुआ? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो ये दूसरा वाला है ना, आइसोसेलेस मतलब दो बराबर होते हैं ना। हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये दोनों बराबर, 45 एंगल बराबर, इक्वलेंट, यस। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो x आ गया √50 किलोमीटर्स। सब कुछ किलोमीटर में था तो ये भी किलोमीटर। और समय कितना लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? बता देंगे। अब इसकी स्पीड पता है हमें, इसकी स्पीड कितनी है? 20 √2। 20 और 20 दो मिल के ये बन रहे हैं। तो जो इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 20 √2 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस हम निकाल ही चुके हैं कि दिस विल बी लाइक √50। और कांस्टेंट है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज लाइक √50
एंड ये आ गया 20√2। तो ये देखा रूट के अंदर वाली चीज़ कटेगी तो 25 का रूट होता है 5/20 यानी कि 1/4 आवर, 15 मिनट लगेंगे। पंद्रह मिनट में पहुंच जाएगा वहाँ तक। समझ में आ रहा है क्या ये? नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट होगा। बोर्ड पे आके तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक एक्सरसाइज है, उसका मैं तुम्हें PDF भेज चुका हूँ। नहीं, उसमें स्क्रॉल करके नीचे देखोगे तो एक्सरसाइज मिलेगी। तो तुम्हें ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने बोर्ड पे। अभी तो मैं क्वेश्चन भी बता दिए। हाँ हाँ, वो तुम अपने क्वेश्चन, हाँ ये देखो, इसमें चलते गए चलते चले। चलते चलो। क्वेश्चन पेज नंबर 190, पेज नंबर 190 पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और उसमें भी ऊपर असर्शन रीजन वाले नहीं, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले। तो इसमें टोटल तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बस 3 तुम्हें सॉल्व करने हैं। बाकी तुम्हारी इच्छा हो तो सॉल्व कर लेना। ये 3 तो तुम्हें बोर्ड पे सॉल्व करने हैं, जिसके जो लिखे हुए हैं। हाँ, मतलब जैसे कीर्तिका को करना है पहला क्वेश्चन, 5वां और 9वां क्वेश्चन। सुरभि को 2nd, 6th एंड 10th। तुम्हें 3, 7, 11। आदर्श को 4, 8, 12। हाँ, नहीं पूरे काइनेमेटिक्स के हो। हाथ पैर मारो, 2 दिन है, 3 क्वेश्चन तो कर ही लो 2 दिन। जब तुम्हारी मर्जी हो, 2 दिन बाद बोर्ड पे सॉल्व करना है। हाँ, यहीं कहीं
मत करो उसी टाइम पे दिमाग लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड करूँगा मैं, तुम्हारे पेरेंट्स को भेजूँगा कि ये देखो ये हाल है इनके चैप्टर पढ़ने ख़त्म होने के बाद।